हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना मैम और मैं आपको इस वीडियो में जो आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में के काव्य खंड में जो कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की, जिसका शीर्षक है कैदी और कोकिला। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि इसका प्रश्नोत्तर का वीडियो मैं बनाऊंगी। अगले वीडियो में मैं इस पाठ का प्रश्नोत्तर आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो में मैं उस पाठ कैदी और कोकिला, जिसका भावार्थ आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसके प्रश्नों का उत्तर मैं बताऊंगी। तो मैं प्रश्नों को पढ़ रही हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और उत्तर को समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर ध्यान से सुनिए। आधी रात में कोयल की कूक सुनकर कवि असहज हो उठा। वह सोचने लगा कि आधी रात में कोयल के कूकने का क्या कारण हो सकता है। कोयल या तो पागल हो गई है, या कवि को कुछ संदेश देना चाहती है, या फिर उसने कहीं क्रांति की लपटें तो नहीं देख ली जिसके बारे में दूसरों को बताती फिर रही है। उत्तर आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैंने भावार्थ में इस चीज़ को बताया था, इस बात को मैंने बताया था। दूसरा प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? ये भी अगर कविता का भावार्थ आपको समझ में आया होगा तो इसका भी उत्तर आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं इसका उत्तर आपको बता रही हूँ। कवि ने कोकिल यानी कि कोयल के बोलने की जो संभावना बताई है, उसमें कुछ संभावनाएं इस प्रकार हैं। जैसे कवि कहता है कि वह पागल हो गई है, या उसने दावानल यानी कि जंगल की आग की लपटें देख ली है, वह स्वतंत्रता के लिए कैदियों को संदेश देना चाहती है, या वह क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना और भी प्रगाढ़ करने का संदेश देने आई है। तीसरा प्रश्न मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिए। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? दोनों चीज़ें, किससे तम का तुलना किया गया, किसके शासन से, और तुलना की गई है तो क्यों की गई है? उत्तर ध्यान दीजिए। पराधीन भारत, पराधीन यानी कि भारत अभी स्वतंत्र नहीं था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो पराधीन भारत में अंग्रेज़ी शासन की तुलना जो है वो तम यानी कि अंधेरे से की गई है, क्योंकि अंग्रेज़ी शासक देशवासियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहे थे। वे हर प्रकार से भारतीयों का शोषण कर रहे थे। उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों तथा आज़ादी की मांग करने वालों को जेल की काल कोठरियों में बंद कर दिया जाता था, तथा उन्हें नाना प्रकार की यानी कि अनेक प्रकार की यातनाएं यानी कि परेशानियां, उन्हें सज़ा दी जाती थी। इसके साथ ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। चौथा प्रश्न सुनिए। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं यानी कि यातनाओं, जो कष्ट, जो सज़ा दी जाती थी, उसका वर्णन कीजिए। उत्तर ध्यान से सुनिए। इस कविता में तो माखनलाल चतुर्वेदी ने सारी चीज़ें बताई हैं। कैदियों को बेड़ियों तथा हथकड़ियों से बांधकर छोटी छोटी कोठरियों में चोर, लुटेरों और डाकुओं के साथ रखा जाता था। कैदियों से पशुओं के समान काम लिया जाता था। उन्हें भीषण यंत्रणा दी जाती थी। वे न मर सकते थे, न चैन से जी सकते थे। उन्हें खाने को बहुत कम दिया जाता था तथा बात बात में गालियाँ दी जाती थीं। तो इस कविता को पढ़ने से हमें इतना तो पता चलता है कि उस समय कैदियों के साथ किस तरह का व्यवहार, माने दुर्व्यवहार किया जाता था अंग्रेजी शासन में, जेल में, या वो स्वाधीनता सेनानी ही क्यों न हो, उन्हें चोरों और अपराधियों की तरह सजाएं दी जाती थी। तो कोई भी साहित्य जो होता है वो एक तरह से अपना समकालीन ऐतिहासिक दस्तावेज होता है। जब हम किसी भी समय के साहित्य को पढ़ते हैं तो उस समय की परिस्थितियों से अवगत हो जाते हैं। इसलिए साहित्य भी एक ऐतिहासिक प्रमाण होता है, चाहे वो गद्य में हो या काव्य में हो, कविता हो या कहानी हो। अब अगला प्रश्न है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप कविता की इन पंक्तियों का भाव बताएंगे। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या प्रश्न क्या पूछ रहा है? पहला,
यानी कि क वाला जो है वो पूछ रहा है कि मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। इस पंक्ति का भाव क्या है? इसके उत्तर में आप लिखेंगे, कोयल का स्वर अत्यंत मधुर और मृदुल है। प्राचीन समय में भारत की गणना वैभवशाली देशों में की जाती थी। कहा जाता है ना कि भारत एक सोने की चिड़िया थी, जिसे सुनकर बहुत सारे विदेशी इस पर आक्रमण किए इसे लूटने के लिए। तो इसलिए वो वैभव की बात यहाँ कवि भी कर रहा है। अंग्रेज़ों के अत्याचारपूर्ण शासन के बाद भी यहाँ वह वैभव शेष है, यानी कि अभी भी पूरा वैभव, पूरी संपन्नता जो है वो समाप्त नहीं हुई। कोयल भी उसी मधुर वैभव की रखवाली करने वाली है। जेल के आसपास केवल अपना मृदुल वैभव क्यों लुटा रही है? कोयल कुछ तो बता, ऐसा कवि कहता है। एक भावार्थ इसका ये भी हो सकता है कि मृदुल वैभव यानी कि वो मधुरता, उसके कंठ में जो एक मधुरता है, उसके वैभव से वो संपन्न है। वो संपन्नता, वो भी एक वैभव हो सकता है। दूसरा ख है, इसका भी भाव आपको बताना है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश कड़ का कुआं। इसका भाव बताना है तो आप लिखेंगे, स्वाधीनता सेनानियों को जेल में उनके भीषण यातनाओं को, माने अंग्रेज़ों द्वारा दिए जाने वाले भीषण कष्ट, भयानक कष्टों को झेलना और सहना पड़ता है। उनसे पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता है। जब कहा जाता है ना कि अमानवीय व्यवहार, यानी कि ऐसा व्यवहार जो मनुष्यों के साथ नहीं किया जा सकता, पशुओं के साथ, तो पाशविक व्यवहार है वो, ताकि वे अपना स्वाभिमान तथा देश के प्रति अभिमान भूल जाएं। पर वे इन कार्यों को खुशी खुशी करके ब्रिटिश सरकार का घमंड चूर चूर कर रहे हैं। यानी कि कैदियों को यातना देने के लिए उनसे कोल्हू चलवाया जाता था, और वो उस लेदर का जो बैग होता है, चमड़े का जो बैग होता है, जिसे मोट कहा जाता है, उससे पानी कुएं से निकलता है कोल्हू जैसे जैसे। तो कोल्हू अक्सर बैल चलाते हैं, लेकिन वो मनुष्यों से चलाया जाता था, इसलिए उसको अमानवीय व्यवहार कहा जाता है। तो वही कवि कह रहा है कि हम कुएं से पानी नहीं निकाल रहे हैं, वो हमें यातनाएं इसलिए दे रहे हैं कि इस भय से हम अपने स्वाधीनता की लड़ाई को बंद कर दें। तो कवि कह रहा है कि हम इसे कितनी भी यातना मिलेगी हम बंद नहीं करेंगे, और हम उसको ये सोच के कोल्हू चला रहे हैं कि हम कुएं से पानी नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि ब्रिटिशों के अकड़ के कुएं को खाली कर रहे हैं, यानी उनके गुरूर को हम तोड़ना चाहते हैं। अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न ध्यान से सुनिए। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? यानी कि कवि जो है वो क्या अंदाज़ा लगाता है कि आधी रात, अर्धरात्रि यानी कि आधी रात्रि में कोयल जो है वो कूक नहीं रही, उसका कूकना कवि को एक चीख की तरह सुनाई दे रही है। चीख कब निकलती है? हम जब कभी विषम परिस्थिति में या किसी कष्ट में होते हैं तो हम बोलते नहीं हैं, हम कष्ट के कारण चीखते हैं। तो कवि को कोयल का कूकना चीख की तरह लग रही है। इस पे ये प्रश्न आधारित है। अब आपको इसका उत्तर बताना है कि अर्धरात्रि में कोयल की चीख सुनकर कवि को क्या अंदेशा होता है। तो कुछ इस प्रकार अंदेशा होता है कि कवि को ऐसा लगता है कि कोयल बावली हो गई है, यानी कि पागल हो गई है। स्वाधीनता संग्राम के कैदियों को देखकर कोयल शायद द्रवित हो उठी है, दुखी हो गई है, इसलिए उसके मुंह से चीख निकल रही है। अगला बिंदु है कि ऐसा लग रहा है कि देश में अंग्रेज़ों के प्रति फैली क्रांति की ज्वाला देख ली हुई, यानी कि चारों तरफ अंग्रेज़ों का जो विद्रोह चल रहा है, वो विद्रोह रूपी ज्वाला उसने देख ली है, इसलिए वो सबको जगाना चाहती है, सबको जागृत करना चाहती है कि सब इस जन सैलाब में शामिल हो जाएं। अगला बिंदु है, वह जेल में बंद स्वाधीनता सेनानियों के लिए विशेष संदेश लेकर आई होगी। कवि को ऐसा लग रहा है कि इस समय जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध परिस्थितियां देश में बन रही हैं, जगह जगह उनका विरोध हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, तो हो सकता है कि उसी से संबंधित कोई संदेशा लेकर कोयल हमारे लिए आई है। वैसे भी इस पाठ में 10 प्रश्न हैं आपको, जिससे कि इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न बनता भी है तो भी आप आसानी से कर लेंगे। अगर किसी भी पाठ का भावार्थ या सारांश आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो उससे संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे लेंगे। 7वां प्रश्न सुनिए।
कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? ईर्ष्या यानी कि जेलसी, जलन क्यों हो रही है उसको? तो कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है कि कोयल स्वतंत्र है तथा आकाश भर में उड़ सकती है। कहता ना कवि कि तेरा तो नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तो दोनों की विषमता की जब वो तुलना कर रहा है, तो कंपेयर कर रहा है, तो कवि को ईर्ष्या हो रही है कोयल से। कह रहा है कवि कि जबकि तुम्हारा नभ भर में, आकाश भर में उड़ सकती हो, और जबकि मैं जो हूँ 10 फुट की कोठरी में कैद होकर रह गया हूँ। वहीं कोयल, तुम पेड़ की हरी भरी शाखाओं पर अपना घोंसला बना सकती हो, जबकि कवि जो है वो काल कोठरी में बंद है। कोयल के गीतों को सुनकर लोग प्रसन्न होते हैं तथा वाह वाह कर उठते हैं, जबकि कैदी कवि का रोना भी गुनाह माना जाता है। यानी कि उन्हें इस तरह की यातनाएं दी जाती हैं कि उन्हें रोने तक की आज़ादी नहीं है अपने दुखों पर। 8वां प्रश्न है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की अनेक मधुर स्मृतियां अंकित हैं। जैसे कोयल बाग बगीचों में आम के पेड़ों पर अपना मधुर गीत सुनाया करती थी, या वह दिन के समय अर्थात प्रातः, दोपहर अथवा दिन ढले गीत सुनाया करती थी। कवि जब अर्धरात्रि को यही गीत सुनता है तो उसे यह गीत वेदनापूर्ण हुक सी लगती है। यूँ असमय कोयल का गीत गाना उसे विचित्र सा लग रहा है। इस तरह कोयल उन मधुर स्मृतियों को नष्ट करने पर तुली है। यानी कि जब कवि का जीवन सामान्य है, वो एक सामान्य आदमी की तरह सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है, स्वतंत्र है, जब तब वो कोयल की कूक को सुनता है तो जो उसमें आनंद की अनुभूति होती है, वो अनुभूति उसे कैदी जीवन में सुनते हुए कोयल की आवाज़ को नहीं होती है। तो इसलिए कहा जा रहा है यहाँ कि कोयल उन मधुर स्मृतियों को नष्ट करना चाहती है। 9वां प्रश्न है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? कभी गहना क्यों? जैसे कि इसके पहले जो मैंने आपको प्रश्न बताया था कि जिसमें वो कहते हैं कि हम मोट खींचकर कुएं से पानी नहीं निकाल रहे हैं, ब्रिटिशों के अकड़ यानी उनके गुरूर को तोड़ना चाहते हैं, वैसे ही वो जंजीरों को गहना कह रहा है कवि। कि आपको लग रहा है कि ये हमें सज़ा मिली है, ये जंजीरों में हम बंधे हैं, लेकिन हम इसे अपने स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई के फलस्वरूप एक रिवार्ड, एक पुरस्कार समझ रहे हैं, इसलिए हथकड़ियों को गहना कह रहा है। हथकड़ियों को गहना इसलिए कवि कह रहा है कि हथकड़ियाँ कवि के लिए बंधन नहीं है, वह स्वाधीनता सेनानी है। उसने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई है। अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाना कोई जुर्म नहीं है, इसलिए हथकड़ियाँ बंधन न होकर अपने देश के लिए लड़ने के परिणाम स्वरूप उन्हें एक पुरस्कार के रूप में मिले हैं। वो उन्हें पुरस्कार वो मान रहे हैं उस चीज़ को, तो इसलिए उस श्रृंखला को, उस हथकड़ियों को गहना कह रहे हैं कि ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये स्वतंत्र स्वाधीनता सेनानियों का गहना है। 10वां प्रश्न है, काली तू ऐ आली, ये जो पंक्ति थी कविता में, इस पंक्ति में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो इसमें काली से चमत्कार उत्पन्न कर रहा है कवि इस कविता में कि पहला अर्थ है इसका कि अंग्रेज़ सरकार के कुशासन की भयावहता का साकार चित्रण है। दूसरे में इससे अंग्रेज के कुकृत्यों की कालिमा और चारों ओर फैली होने का साक्षात आभास मिलता है। तीसरा है कि इससे समाज में व्याप्त निराशापूर्ण वातावरण का चित्र उपस्थित हो रहा है। तो इस काली शब्द का प्रयोग कवि किन किन अर्थों में कर रहा है, ये अगर आप लिख देंगे तो आपका उत्तर जो है वो पूर्ण हो जाएगा। इसके साथ ही आपकी पुस्तक में पाठ्य से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर पूर्ण हो गए। और अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है, कोई डाउट है,
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप चाहें तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।